अरे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के क्रम में सबसे पहले हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में देखा और उसके बाद हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक साक्ष्यों या स्रोतों के बारे में देखा। इस वीडियो के द्वारा हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु साहित्यिक साक्ष्यों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु जिस साहित्यिक साक्ष्य की चर्चा होती है वह वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य को हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, पहला वेद और दूसरा ब्राह्मण। जैसा कि आप जानते ही होंगे, वेदों की संख्या कुल मिलाकर 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वैसे ही ब्राह्मण ग्रंथों का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया गया है: ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वैदिक साहित्यों में से ऋग्वेद की जहाँ तक बात है तो ऋग्वेद की रचना 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व की मानी जाती है, जबकि अन्य तीनों वेदों, कहने का आशय यह कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथों मतलब ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इनकी रचना 1000 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी पूर्व की मानी जाती है। ऋग्वेद में मेनली जो है या मुख्य रूप से देवताओं की स्तुतियां हैं, लेकिन बाद के वैदिक साहित्य में स्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोना और पौराणिक आख्यान भी हैं। उपनिषदों से हमें दार्शनिक चिंतन मिलता है। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि वैदिक मूल ग्रंथ के 2 श्रेणी हुए, वेद और ब्राह्मण। वेद 4 हुए: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और ब्राह्मण ग्रंथों का श्रेणीकरण 3 श्रेणियों में किया गया है: ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो इन सारे के सारे वैदिक मूल ग्रंथों के अर्थ को समझने के लिए वेदांग साहित्य की रचना की गई है। कुल मिलाकर 6 वेदांग हैं। 6 का नाम हमारे लिए ध्यान में रखना अनिवार्य है। पहला शिक्षा। शिक्षा को उच्चारण विधि के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा कल्प। कल्प को कर्म कांड के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा वेदांग साहित्य व्याकरण है। चौथा निरुक्त है, जिसे भाषा विज्ञान भी कहा जाता है। 5वां वेदांग साहित्य छंद है, जबकि 6ठा वेदांग साहित्य ज्योतिष है। वेदांग साहित्य गद्य के रूप में लिखे गए हैं और गद्य के रूप में इन्हें नियम रूप में लिखा गया है, और वेदांग साहित्यों को संक्षिप्त होने के कारण इन्हें सूत्र साहित्य भी कहा जाता है। सूत्र लेखन का सबसे विख्यात एग्जाम्पल या उदाहरण पाणिनि द्वारा लिखा गया व्याकरण है, जो लगभग 400 ईस्वी पूर्व के लगभग लिखा गया। वैदिक साहित्यों से आगे बढ़ने पर हमारे लिए वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत एक प्रमुख साहित्यिक स्रोत के रूप में सामने आता है। जहाँ तक वेद व्यास के महाभारत की बात है तो महाभारत से हमें 10वीं सदी ईस्वी पूर्व से 4थी सदी ईस्वी पूर्व तक की
स्थिति का आभास मिलता है या स्थिति का पता चलता है। प्रारंभिक स्टेज में या शुरुआती दौर में महाभारत में मात्र 8,800 श्लोक थे और इसका नाम जय या जय संहिता था। जय का मतलब होता है विजय संबंधी ग्रंथ। आगे चलकर इसमें 8,800 जो श्लोक थे वे बढ़कर 24,000 हो गए और तब इसे भारत कहा जाने लगा। और भारत इसे इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा है। और फाइनली जिस रूप में आज के समय हमारे समक्ष महाभारत ग्रंथ उपस्थित है, आज के समय महाभारत ग्रंथ में कुल मिलाकर 1,00,000 श्लोक हैं और अब इसे हम महाभारत या सप्तसाहस्त्रिणी संहिता के नाम से जानते हैं। महाभारत को हम 2 पार्ट्स में बांट करके देख सकते हैं। पहला विवरणात्मक या वर्णनात्मक पार्ट और दूसरा उपदेशात्मक पार्ट। विवरणात्मक अंश जो महाभारत का है उससे हमें वेदोत्तर काल की जानकारी प्राप्त होती है और महाभारत के उपदेशात्मक अंशों से हमें मौर्योत्तर और गुप्त काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से रामायण भी हमारे लिए उल्लेखनीय साहित्यिक स्रोत है। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की और इनिशियल स्टेज में रामायण में मात्र 6,000 श्लोक थे जो आगे बढ़कर 12,000 श्लोक हो गए और वर्तमान समय में रामायण में कुल मिलाकर 24,000 श्लोक हैं। राजाओं के द्वारा और 3 उच्च वर्णों, कहने का मतलब यह कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों या वैश्य वर्ण के धनाढ्य पुरुषों द्वारा अनुष्ठेय सार्वजनिक यज्ञ के विधि विधान स्रोत सूत्रों में दिए गए हैं। इसी प्रकार से घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान गृह सूत्रों में दिया गया है। शुल्ब सूत्र भी एक प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ऐसा माना जाता है कि भारत में गणित और ज्यामिति का अध्ययन शुल्ब सूत्र से ही प्रारंभ होता है। कहने का आशय यह कि गणित और ज्यामिति का पहला पुस्तक माना जाता है शुल्ब सूत्र को। जहां तक प्राचीनतम बौद्ध साहित्यों की बात है तो प्राचीनतम बौद्ध साहित्य या बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। पाली भाषा बेसिकली मगध या दक्षिण बिहार में बोली जाती थी। गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं को हम जातक के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार से बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली भाषा में हुई, वैसे ही जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई और सारे के सारे जैन ग्रंथों को 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी में अंतिम रूप से संकलित किया गया। धर्मसूत्र, स्मृति और टीका को संयुक्त रूप से या सामूहिक रूप से धर्मशास्त्र कहा जाता है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। अर्थशास्त्र बेसिकली एक राजनीतिक ग्रंथ है। अर्थशास्त्र कुल मिलाकर 15 भागों में विभाजित है, जिनमें से दूसरा और तीसरा भाग सबसे पुराना या सबसे प्राचीन माना जाता है। अर्थशास्त्र के प्राचीनतम अंशों से हमें
मौर्यकालीन समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय राजतंत्र और अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्व की सामग्री हमें उपलब्ध कराती है। इंडिका की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आए मेगास्थनीज द्वारा की गई। यूनानी भाषा में लिखी गई पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, जिसके राइटर का नाम ज्ञात नहीं है, और इस ग्रंथ में जो एरिथ्रियन सी वर्ड का यूज हुआ है यह लाल सागर को इंडिकेट करता है। और टॉलमी द्वारा रचित ज्योग्राफी नामक पुस्तकों में प्राचीन भारतीय भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के लिए प्रचुर सामग्रियां मिलती है। इसी प्रकार से प्लिनी द्वारा रचित नेचुरलिस हिस्टोरिका से हमें भारत और इटली के बीच होने वाले वाणिज्य व्यापार की जानकारी मिलती है। चीनी पर्यटक या चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था।